नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी का जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पूरा आज हम हिंदी का जितना सिलेबस है पूरा जो है उसको अच्छे से पूरा कवर करेंगे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जो है हम पूरा अच्छे से जो है आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। जिन जिन चीज़ों को हम टिक कर देंगे उस चीज़ों को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न वहीं से आएंगे। ठीक है, आज के इस एक ही वीडियो से आपका पूरा जो है हिंदी का कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार सबसे पहले क्या करते हैं, हम सिलेबस की तरफ नज़र डाल लेते हैं। सिलेबस देखिए कुछ इस प्रकार है। कहानी है, लोक कथा, परिवेश एवं सामाजिक घटनाएं, गद्य पद्य है, अभिव्यक्ति है। गद्य पद्य के अंदर जैसे वाक्यांश, शब्द, विराम चिन्ह, ये सब। इसके बाद फिर इधर एक ग्रामर वाला उपसर्ग, समास, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, छोटे छोटे वाक्य बनाना। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, फिर देखिए यहाँ पे औपचारिक और अनौपचारिक पत्र है। फिर इसके बाद विषय पर मौलिक रूप से लिखना, परिचित विषयों पर, जैसे कोई भी चीज़ दिया रहेगा उसके बारे में आपको लिखना रहेगा, जैसे निबंध वगैरह या इस टाइप कुछ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब एक सेकंड, चलिए। तो पहला आपका है कहानी तथा लोक कथा। सबसे पहला इसमें जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है हम केवल वही बताएंगे। ठीक है, तो जैसे आपका क्वेश्चन पूछेगा कहानी से आप क्या समझते हैं, तो आपको कहानी के बारे में आपको लिखना केवल 4-5 लाइन की। कहानी एक क्या है, एक प्रिय विधा है। क्या है, एक प्रिय विधा है। कहानी से क्या होती है, बच्चों के अंदर रुचि पैदा होती है। जब आप बच्चों को कहानी सुनाएंगे तो क्या हो जाएगी, उनके अंदर रुचि पैदा होगी कहानी सुनने की। तथा तीसरी बात होती है, कहानी किसी भी विषय वस्तु को समझाने में क्या करती है, मदद कराती है। तो चौथा पॉइंट बनता है कहानी शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक, तथा कहानी एक मनोरंजन का भी साधन है। ये 3-4 पॉइंट आपका एक कहानी से रिलेटेड आप याद कर लीजिए। यहाँ से आपका 1 नंबर यहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए। अब ये सब नहीं पूछेगा, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा ये सब कुछ नहीं। ठीक है, ये सब कुछ नहीं। आइए अब आगे। अब देखिए, अब आपका है एक कहानी के प्रकार। तो कहानी कितने प्रकार की होती है, कहानी आपकी 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, आपकी एक घटना प्रधान कहानी होती है, जिसमें कोई भी घटना घटित होती है उसके बारे में जो बातें बताई जाती हैं। दूसरा आपका भाव प्रधान कहानी होता है। तीसरा आपका चरित्र प्रधान कहानी होता है। चरित्र प्रधान का मतलब होता है जैसे किसी भी महान व्यक्तित्व का, जैसे महात्मा गांधी हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ, डॉक्टर BR अम्बेडकर हुआ, इन सब के बारे में अगर कोई कहानी बताई जा रही है तो चरित्र प्रधान कहानी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद समस्या प्रधान कहानी होती है। जैसे समस्या प्रधान कहानी का मतलब होता है जैसे किसी भी घटना से कोई लोग जब इंस्पायर होकर उस सीखते हैं तो वह जो है समस्या समाधान कहानी होती है। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो है हो जाएगा कहानी की विधाएं। जैसे कितने प्रकार से हम कहानी जो है सुना सकते हैं किसी को या बता सकते हैं। तो एक हो जाएगा वार्तालाप विधि द्वारा, किसी से वार्तालाप करेंगे तब हम कहानी बताएंगे। और एक छोटा है चित्र बना के, केवल चित्र बना दिया जाए मतलब दिया रहता है तो उसमें बच्चों को ये बताना रहता है कि इसमें कौन सी कहानी है। ठीक है, एक चित्र विधि हो गया। दूसरा आपका प्रश्नोत्तर विधि से भी बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद चौथा आपका हो जाएगा कहानी कथन विधि। ठीक है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है कहानी शिक्षण के महत्वपूर्ण या कहानी शिक्षण के महत्व। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, देखिए हमने यहाँ पर पहले से ही इम्पोर्टेंट कर दिया है। तो कहानी से क्या होगा, बच्चों में तर्क एवं कल्पनाशील शक्ति का विकास हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये होगा। और दूसरा बात क्या होगी, बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायक होती है कहानी। फिर और तीसरा बात क्या है, बच्चों में साहित्य के प्रति यह रुचि पैदा करती है। यह साहित्य पढ़ने में, कहानी पढ़ने में बच्चों के अंदर ये रुचि पैदा करती है। तथा किसी भी बच्चे को सही गलत का सही निर्णय लेने में यह सहायक होती हैं। इसके बाद आपका 5वां पॉइंट बनता है कहानियों से बच्चे नैतिकता का विकास होता है बच्चों के अंदर।
तथा कहानी किसी भी विषय वस्तु को समझने में आसान बना देती है या सहायक होती है। यह आपका कहानी के कुछ महत्व होते हैं, ठीक, जो कि आपका यह लघु उत्तर में पूछा जाएगा कि आप कहानी के महत्व से आप क्या समझते हैं। तो आपको यही 5-6 पॉइंट लिख देना है, एकदम आपको नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कहानी के रूप हैं। कभी कभी ये भी आपका पूछ लेता है अति लघु में, तो कहानी के कितने रूप हैं, तो या ऐसे पूछ लेता है कहानी किन्हीं 2 रूपों को आप लिखिए। तो आप लिख सकते हैं सामाजिक कहानी, चारित्रिक कहानी, धार्मिक कहानी, घटना प्रधान कहानी, ऐतिहासिक कहानी, समस्यात्मक कहानी। इन सब एक एक लाइन में ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक। बात समझ में आई? आगे बढ़ें। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ें। चलिए अब आ जाते हैं कविता। कविता क्या है? आपके अंदर भाव या विचार को पंक्तिमय रूप से व्यक्त करना ही कविता कहलाता है। जैसे हम लोग नहीं पहले की कविता पढ़ते थे, चिड़िया रानी आओ बैठो सुनो कहानी, ऐसे कुछ करके जो कोई भी कविता होगी वह क्या होगी, वह पंक्तिमय होगी और लयबद्ध होगी, ठीक। इसके बाद आपका हो जाएगा कहानी शिक्षण की उपयोगिता या महत्व। बात वही जो हमने भी बताया कि बच्चों का नैतिक विकास करेगी, बच्चों का सामाजिक विकास करेगी, बच्चों का मतलब कुल मिला जुला के जिससे कहानी से जो भी लाभ हो रहे हैं आपको, बच्चों को पढ़ाने में मदद मिले, बच्चों का सर्वांगीण विकास कर रहा है, ये सब कुछ भी ज्ञान की वृद्धि हो रही है, ये सब आप दोनों मिला के आप चाहे आप ये लिख दीजिए ये सब, चाहे आप जो हमने पहले बताया वो उसको आप लिख दीजिए, दोनों बात लगभग एक है, ठीक। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर आता है सामाजिक घटनाएं पर चर्चा तथा परिवेश अध्ययन। परिवेश का मतलब होता है पर्यावरण, ठीक। तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछता है, उसमें केवल एक क्वेश्चन पूछता है कि वातावरण का बच्चों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण का बच्चों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो जैसा वातावरण रहेगा उसी प्रकार से बच्चे क्या होंगे, डेवलप होंगे, विकसित करेंगे, उसी प्रकार से अपने आप को ढालेंगे, ठीक। तो क्या व्यक्ति के चारों तरफ का जो वातावरण होता है वह व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी जो है निर्माण करने में सहायक होता है। जैसे जो कोई भी बच्चा है वो अपने वातावरण से जो है घिरा हुआ रहता है, तो उसी के अनुसार वो अपने आप को विकास करता है, ठीक। और इसका उद्देश्य क्या है, जैसे बच्चों के अंदर बातचीत के द्वारा डर को दूर करना होता है। तथा दूसरा पॉइंट है इसमें दूसरों के सामने बात करने से क्षमता विकसित होती है। जैसे बच्चों के अंदर डर का जो भाव रहता है वो ख़त्म हो जाता है। जब आप बच्चों के साथ देखेंगे तो वहाँ पे बच्चे जो है नहीं डरते हैं आपस में बात करते समय, लेकिन अगर जब कोई अध्यापक कोई चीज़ पूछता है तब वो बच्चे डर जाते हैं और उस चीज़ का जवाब वो सही से नहीं दे पाते हैं, ठीक। इसके बाद क्या होता है, तर्क शक्ति तथा समझने जानने की शक्ति भी विकसित करती है, ठीक है। परिवेश, तो इससे कुछ लाभ है यही सब। परिवेश से बहुत सारे लाभ है। जैसे परिवेश क्या करता है, बच्चों के अंदर नैतिक विकास जो है करता है। जिस प्रकार का उन्हें माहौल दिया जाएगा उस प्रकार जो है वो अपने आप को ढाल लेते हैं। अगर बच्चों को अच्छा परिवेश मिला तो वो अपने आप को अच्छा ढालेंगे, अगर उनको बुरा प्रभाव मिल गया तो उसी प्रकार से बच्चे भी बुरे हो जाते हैं, यानी कि बुरी आदतें जो है उनके अंदर आ जाती हैं, ठीक। तो जैसा उनका वातावरण रहेगा उसी प्रकार से वो बच्चे होंगे। यह वातावरण का उनके ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से आप 5-6 लाइन लिख देंगे तो यह आपका जो है हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है गद्य उच्चारण के उद्देश्य क्या हैं। तो देखिए उद्देश्य आप क्या होते हैं। उद्देश्य का मतलब होता है कि उससे जैसे अगर आप उच्चारण करेंगे तो क्या क्या लाभ हो जाएंगे, ठीक। चलिए, तो गद्य और कहानी, नाटक, उपन्यास आदि पद्य में कविता, गीत आदि को उच्चारण करने में समझ विकसित करना। चाहे आप गद्य पढ़ते हैं चाहे आप पद्य करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उससे आपका जो है उच्चारण शक्ति, जो समझने की शक्ति है ये आपकी विकसित होती है, पहली बात। दूसरी बात और है कि शुद्ध सरल तरीके से भाव या विचारों को व्यक्त करना होता है, ठीक। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट आपका बनता है कि उच्चारण करने से बच्चों में तेज़ी से पढ़ने की आदत पड़ जाती है। जैसे जब बच्चा
उच्चारण करेगा तो उसके अंदर जो त्रुटियाँ होगी तो वह उसको जब सुधारेगा तो फिर वह धीरे धीरे वो बहुत तेज़ी से पढ़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक, इसके बाद उच्चारण के कुछ तत्व हैं, जैसे आपका ध्वनि व्यवस्था हो गई, फिर इसके बाद बल हो गया। बल का मतलब है कि किस शब्द पर कितना जोर देना है, और लय है, जैसे देखिए कविता में लय पूर्वक पढ़ना होता है, गद्य में तो ऐसे ही पढ़ देते हैं। और स्वराघात है, गति है, विराम है, ये सब चिन्हों का जो होता है ध्यान दिया जाता है। जैसे जब विराम चिन्ह आ जाएगा तो हल्का से रुकना पड़ता है, इन सब चिन्हों का ध्यान दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए उच्चारण शिक्षण की विधियाँ। अब उच्चारण शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे पहले आप अभ्यास करके आप जो उच्चारण करा सकते हैं किसी भी चीज़ का। और दूसरी बात यह है कि हिंदी वर्णमाला का अगर आप सही ज्ञान कराएंगे तभी वो धीरे धीरे उनके अंदर सुधार होगा। फिर तीसरी बात यह है कि संयुक्त अक्षर पर ध्यान दिए जाते हैं। जैसे संयुक्त अक्षर जैसे कौन सा आपका है, जैसे आपका ये वाला आपका क्षत्रिय वाला छा हो जाता है, ठीक है, ज्ञा से ज्ञानी वाला आपका, तो ये सब क्या है, संयुक्त अक्षर है। जैसे संयुक्त अक्षर आपके 4 हैं, ठीक, छात्रा, ज्ञा और एक आपका स्रा हो जाता है। ठीक, तो इन चारों अक्षरों का जो है अच्छे से ज्ञान कराया जाता है, किन 2 अक्षरों से मिलकर बना है, ताकि बच्चों के अंदर उच्चारण करने में त्रुटियां ना हो। ठीक, इसके बाद आपका चौथा पॉइंट है उच्चारण करते समय बीच बीच में टोकना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा अगर उच्चारण कर रहा है, कोई चीज़ पढ़ रहा है, तो उसे बीच बीच में नहीं टोकना चाहिए, बल्कि जब वह पढ़ पाए अगर आप, तब उसको बताना चाहिए हाँ आपने यहाँ पे गलती किया था, तब वो सुधार लेगा अपने आप को। ठीक, चलिए ऐसे करना चाहिए। अगर आप बीच बीच में टोक देंगे तो वह इरिटेट हो जाएगा बच्चा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए गद्य और पद्य में कुछ अंतर है। जैसे गद्य कहानी, उपन्यास, नाटक और पत्र लेख इत्यादि के रूप में होता है, लेकिन अगर आप वही पद्य में देखेंगे तो पद्य में क्या होता है, कविताएं होती हैं, गीत होता है, गाना होता है, भजन होता है, मुक्तक आदि होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो गद्य में लय से आप नहीं लिख सकते या लय से नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर आप पद्य में अगर आप जाएंगे तो पद्य में क्या होगा, आप उसे लय से पढ़ेंगे। जैसे क्योंकि वो गाना होगा या कविता होगा तो उसे क्या हो, लय पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद तीसरा पॉइंट है कि भाषा कार्य का आवश्यक है, और इसमें जो भाषा कार्य आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये 3 पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी कभी अंतर पूछ लेता है गद्य और पद्य में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे पूछ लेगा, और इसके बाद अगला आपका पूछता है शुद्ध उच्चारण के कारण, अशुद्ध उच्चारण के कारण कि मतलब बच्चा अशुद्ध क्यों बोल रहा है, शुद्ध क्यों नहीं बोल पा रहा। कभी कभी क्या होता है कि वह ध्वनि का सही ज्ञान नहीं होता, उनके अध्यापक जो होते हैं वो ध्वनि का सही ज्ञान नहीं करा पाते, इसलिए वो अशुद्ध उच्चारण करते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है स्थानीय बोलियों का प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई जैसे बिहार का है तो थोड़ा सा जैसे बिहारी टाइप बोलता है, अगर आप यूपी में देखेंगे या और कहीं अन्य जगह देखेंगे तो वहाँ पे हिंदी चलता है, और अगर आप उधर जो है उधर साउथ साइड अगर आप जाएंगे तो उधर जो है तेलुगु वेलुगु चलता है। तो हर राज्य का लगभग थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है भाषाएं, इसलिए जो होता है ये स्थानीय बोलियों का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक, इसके बाद आपका अगला कम सुनाई देना। जैसे मान लीजिए किसी कोई बहरा है, कोई जो है कान में कोई त्रुटि है, अगर वो कम सुन पा रहा है तो अगर वो अच्छे से सुन ही नहीं पाएगा तो क्या बोलेगा, शुद्ध उच्चारण कैसे करेगा। ठीक है, तो ये भी उनके अंदर एक विकृतियाँ है। ठीक है, फिर इसके बाद वही चीज़ देखिए अगला पॉइंट हमने लिख दिया है कि शारीरिक विकृति, अगर कोई शारीरिक विकृति है, कोई शारीरिक दोष है, तभी नहीं शुद्ध उच्चारण हो पाएगा। ठीक, 5वां पॉइंट है अध्यापक के निर्देशन में कमी, अगर अध्यापक आपको गलत पढ़ा दिए तब भी आप जो सही नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह हो गया अशुद्ध उच्चारण के कारण। अब इसके बाद अब शुद्ध उच्चारण के उपाय कौन से हैं। सबसे पहले क्या करना चाहिए, शुद्ध शब्दों को अभ्यास कराना चाहिए, शुद्ध शब्द पढ़कर। इसके बाद रेडियो, ऑडियो, यूट्यूब का भी सहारा से शुद्ध उच्चारण आप कर सकते हैं।
फिर तीसरा पॉइंट है कि आसपास के परिवेश से सहारा आप ले सकते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा तो अगल बगल से आप पूछ सकते हैं। चौथी बात है कि व्याकरण के नियमों का भी ज्ञान कराना चाहिए। और तथा पांचवी बात है संयुक्त अक्षर का ज्ञान कराना चाहिए। और इसमें अगर आप और जोड़ सकते हैं कि जो अक्षर आधे बोले जाते हैं, जो अक्षर संयुक्त रूप से हैं, उन्हें जो है किन दो अक्षरों से मिलकर बने, इन सब का सही सही ज्ञान होना चाहिए। किस अक्षर का कौन से, जैसे कोई आपका ध्वनि ताल से होता है, कोई जो कंठ से बोला जाता है, कोई आपका मूर्धा से बोला जाता है, इन सब स्वरों का जो उच्चारण जो होता है, उच्चारण स्थान पता होना चाहिए। ये सब पॉइंट भी आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है अभिव्यक्ति। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब अभिव्यक्ति क्या होता है, देखिए आप लिखें स्वतंत्र अभिव्यक्ति। स्वतंत्र अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं? स्वतंत्र अभिव्यक्ति वह होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने भाव, बात या विचारों को बिना किसी रोक टोक से प्रदर्शित करता है, तो यह आपका स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहलाता है। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है अभिव्यक्ति। तो मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है, यह अभिव्यक्ति कहलाता है। यह आपका 3 प्रकार का होता है। जैसे पहला आपका मौखिक अभिव्यक्ति, दूसरा लिखित अभिव्यक्ति, तीसरा आपका सांकेतिक अभिव्यक्ति। ठीक, मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब यह होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति जब मुंह से बोलकर जब कोई चीज़ अपने विचारों को प्रकट करता है तो आपका मौखिक अभिव्यक्ति हो जाता है। ठीक, लिखित अभिव्यक्ति वह आता है जब कोई भी व्यक्ति अपने विचारों या भावों को लिख कर और किसी चिट्ठी के माध्यम से या लिख कर या किसी मैसेज के माध्यम से अपने भाव या विचारों को दूसरे के सामने प्रदर्शित करता है, तो वह आपका लिखित अभिव्यक्ति कहलाता है। ठीक, इसके बाद सांकेतिक अभिव्यक्ति आपका क्या होता है? सांकेतिक अभिव्यक्ति है जब किसी चिन्हों या इशारों के द्वारा अपने विचारों और भावों को कोई व्यक्ति प्रकट करता है, वह आपका सांकेतिक अभिव्यक्ति कहलाता है। ठीक, समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति विकास के अवसर। तो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कैसे कैसे होगा? जैसे आप वाद विवाद प्रतियोगिता आपके हो, तब भी आप जो है, जैसे अगर क्लास में जो होता क्या होता है, अंत्याक्षरी होता है, तब भी जो है आपको उनमें जो है बोलने का अवसर मिलता है। कभी सम्मेलन है तो उसमें जो है उससे क्या हो जाएगा, उससे भी अभिव्यक्ति का विकास होता है। था वार्तालाप भी, इस द्वारा भी जब आप अभिनय करते हैं या किसी भी नाटक के द्वारा जो है किसी भी, यानी कि किसी भी जैसे नाटक के द्वारा आप किसी का क्या रोल करते हैं ना लोग, तो उससे भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा जो धड़क खुलती है, तो उससे भी क्या होता है, मौखिक अभिव्यक्ति का जो अवसर मिलता है। ठीक, इसके बाद भाषण से भी जो होता है अभिव्यक्ति में सहायक होती है। ठीक, ये सब 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो आप लिख सकते हैं। ठीक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए अब आपका हो जाएगा, अब इधर ये सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, चलिए अब आपका आ जाएगा इधर गद्य पद्य के अंदर शब्द। ठीक, तो शब्द आपका पूछा जाएगा कि शब्द किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक वर्डों के मेल से शब्द कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एक आपका ध्वन्यात्मक शब्द होता है, एक आपका वर्णनात्मक शब्द होता है। तो अब इसको देख लीजिए, ध्वन्यात्मक क्या होता है और वर्णनात्मक क्या होता है। देखिए, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु या प्राणी की ध्वनि उत्पन्न करते हैं वह आपके ध्वन्यात्मक शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका काँव काँव, छम छम, से कोई आवाज़ नहीं होती है, कौवा बोलता है काँव काँव, या छम छम, कोई जो आवाज़ नहीं होती है, वह आपका ध्वन्यात्मक शब्द होता है। लेकिन अगर आप वही वर्णनात्मक शब्द को देखेंगे तो ऐसे शब्द जो अनुभव या दृश्य का वर्णन करें, यह आपका वर्णनात्मक शब्द कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के हैं। एक आपका सार्थक शब्द, एक आपका निरर्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द क्या होता है? जिसका कोई निश्चित अर्थ ना हो। और सार्थक शब्द क्या होता है? जिसका कोई अपना निश्चित अर्थ निकलता हो, वह आपका सार्थक शब्द कहलाता है। और जिसका कोई निश्चित अर्थ ना निकलता हो, वह आपका निरर्थक शब्द कहलाता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका हो जाएगा इधर ग्रामर वाला पोर्शन है। ठीक है, चलिए इधर देखिए आपका गया शब्द रचना।
अब देखिए शब्द रचना से क्या आप क्या समझते हैं कि नवीन शब्दों को बनाना ही शब्द रचना कहलाता है। शब्द रचना के प्रकार हैं, जैसे आपका उपसर्ग के द्वारा बनाते हैं, प्रत्यय के द्वारा बनाते हैं, संधि के द्वारा बनाते हैं और समास के द्वारा बनाते हैं। तो इन सबको हम क्रम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हमने उपसर्ग लिखा है। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग आपका दो शब्दों से मिलकर बना होता है, उपधन सर्ग, ठीक। तो शब्द के पहले जुड़कर एक नए शब्द की रचना कर दें वह आपका उपसर्ग कहलाता है, ठीक। तो कैसे आपका रचना करते हैं, जैसे आपका देखिए दिन है, तो दिन में हमने क्या जोड़ दिया, प्रति उपसर्ग जोड़ दिया, तो आपका एक नया शब्द बन गया प्रतिदिन। यहाँ पे देखिए प्रतिदिन बन गया। इसी प्रकार देखिए हम एक और शब्द की हम रचना कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए अध्यादेश, जैसे देखा है यहाँ पे है ना आदेश, और यहाँ प्लस अधिक उपसर्ग जोड़ दिए, तो दोनों मिल क्या हो जाएगा, अध्यादेश हो जाएगा। तो यह आपका क्या हो गया, एक नए शब्द की रचना हो गई, ठीक। इसके बाद आपका जो हिंदी में कुछ उपसर्ग हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे देखिए आ लग कर क्या हो गया, अथाह हो गया, ठीक। आ लग के क्या हो गया, अमूल्य हो गया। यहाँ पे देखिए अनमोल हो गया या अमोल हो गया। यहाँ पे देखिए अध उपसर्ग लगाने से आधार बन गया, अधजला बन गया। तो ऐसे ही कुछ अगर मान लीजिए पूछ लिया कि 3-4 उन उपसर्ग बनाकर इनके 2 उदाहरण लिखिए या अन उपसर्ग वाले 2 उदाहरण लिखिए, तो आप ऐसे करके लिख दीजिएगा, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे नी है, नी उपसर्ग बना के 2 शब्द की रचना कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, निकम्मा हो जाएगा, निहत्था हो जाएगा, निडर हो जाएगा। ये सब क्या, ये सब शब्द रचना होगा उपसर्ग बना के, ठीक। इसको आप पढ़ लीजिएगा, हम जो है PDF पूरा जो है टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। उसी प्रकार देखिए आपका प्रत्यय भी है। प्रत्यय क्या होता है, शब्दों के साथ चलने वाला प्रत्यय कहलाता है। जैसे प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगाकर जो अर्थ को बदल देता है वह आपका प्रत्यय कहलाता है। जैसे देखिए प्रति में क्या हो गया, आय लग गया, तो आय क्या है, आय पीछे जो जुड़कर बनता है, तो ये क्या हो गया, तो ये जो क्या, ये प्रत्यय हो गया। जिससे आप देखिए उदाहरण अब आप आगे देख लीजिए, जैसे बच्चा है, तो बच्चा में हमने क्या प्रत्यय जोड़ दिया, पन प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या हो गया, बचपन हो गया। वैसे तो उसी प्रकार सुंदर में हमने ता प्रत्यय जोड़ा, तो क्या हो गया, सुंदरता हो गया, ठीक। तो इसी प्रकार जो होता है यह शब्द रचना होता है, ठीक। अब इसके बाद आपका इधर ये सब नहीं ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाइए आप, ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब आप आ जाइए, हालांकि हम PDF डाल देंगे, आप उस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम वह केवल पढ़ाएंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न आने की पूरा संभावना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे समास, समास से क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए हम जो है 6 समास को पूरा हम देख लेंगे, ठीक। क्योंकि आपका एक समास चाहे जो आपका पूछ लेगा, ये कन्फर्म नहीं है कौन सा पूछेगा, ठीक है। इसका अर्थ होता है संक्षेप करना या छोटा करना। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के संयोग से मिले हुए शब्द को समास कहते हैं। जैसे आपका पहला आपका है अव्ययीभाव समास। सबसे पहले हम अव्ययीभाव समास को ही देख लेते हैं। देखिए अव्ययीभाव समास में क्या होता है कि इसमें पहला पद प्रधान होता है या पहला पद उपसर्ग होता है या अव्यय होता है या निपात के रूप में होता है। जैसे आपका देखिए यथा है, भर है, ये भर है, आ है, ये सब क्या प्रत्यय हैं, या तो उपसर्ग होगा या तो निपात के रूप में होगा। इससे जुड़े हुए कोई भी ये जो शब्द है, ये जो जुड़ता है, तो यह आपका जो अव्ययीभाव समास का उदाहरण बन जाता है। जैसे यथा के साथ अगर शक्ति जुड़ा तो क्या हो गया, यथा शक्ति हो गया, ठीक। भर के साथ पुर जुड़ा तो भरपूर हो गया। भर के साथ पेट जुड़ा तो क्या हो गया, भर पेट हो गया। आ के साथ जीवन जुड़ा तो आजीवन हो गया। तो अब आजीवन जो है इसका अर्थ बदल गया ना, इसके पहले जीवन था तो आ बन गया, तो अब इसका विपरीत हो जाएगा, आजीवन हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार आपका जो है ये आपका अव्ययीभाव समास बनता है, जिसके पहला पद अव्यय होता है वह आपका अव्ययीभाव समास कहलाता है, ठीक। इसी प्रकार कुछ यहाँ पे देखिए नोट है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लीजिए। देखिए यह आपका यदि अव्यय शब्द की आवृत्ति योजक चिन्ह के साथ होती है तो वहाँ अव्ययीभाव समास होगा, किंतु अगर संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया हो, इनके बीच में योजक चिन्ह लगता है तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। जैसे देखिए द्वंद्व समास कम होगा जब यहाँ पे
क्रिया हो या विशेषण हो या संज्ञा हो या सर्वनाम हो, तब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये द्वंद्व समास हो जाएगा। इस प्रकार लेकिन अगर आपका रहेगा तो यह आपका जो है अव्ययीभाव समास कहलाएगा। ठीक है, इतना डिटेल नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी जो है देख लीजिए। इसके बाद आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास इसमें दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होता है तथा बीच में योजक चिन्ह होता है और विग्रह करते समय या का प्रयोग करते हैं। जैसे या और का, या मतलब अथवा और का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे माता पिता है ना, योजक चिन्ह का प्रयोग किए तो माता और पिता हो जाएगा। सुख डैश दुख है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, सुख और दुख हो जाएगा। राम लक्ष्मण है तो इसमें क्या हो जाएगा, राम और लक्ष्मण आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम करेंगे। तथा एक चीज़ और थोड़ा सा इसको देख लीजिए, अगर गिनती में कोई है, जैसे आपका 55 हो गया, 55 क्या 5 और 50, 11 में कौन सा समास आपका हो जाएगा, 10 और 1 मिलकर 11 होता है। ठीक, इसमें भी आपका जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए हमने नोट में करके लिखा भी है कि 1 से लेकर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 10,000, करोड़ को छोड़कर सभी संख्याएं द्वंद्व समास में आएगी। ठीक, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसके बाद आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका कर्मधारय समास पूछता है। तो पूछता है कर्मधारय समास से आपका क्या तात्पर्य है या आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ऐसे करके आएगा। तो कर्मधारय समास का क्या होता है, दूसरा पद यानी कि या उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि पहला पद नहीं दूसरा पद इसमें प्रधान होता है, वह आपका कर्मधारय समास को धारण करने वाला होता है, कर्म को धारण करने वाला होता है। ठीक, ऐसा शब्द आपका कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे पीताम्बर, तो पीला है अंबर, अब इसका जब विग्रह किए तो क्या होगा, पीला है अंबर। जैसे महात्मा है, तो महात्मा क्या होगा, महान है आत्मा या महान आत्मा, तो यह आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। लेकिन कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास लगभग मिलता है। कैसे मिलता है, देखिए पीताम्बर है ना, तो पीला है अंबर, अगर अब हम यहाँ पे और विग्रह कर देंगे, पीला है अंबर जिसका अर्थात या विष्णु जी, इस प्रकार हम अर्थपूर्वक पूरा लिख देंगे अर्थात विष्णु जी, तब यह आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, अन्यथा यह ऐसे ही रहेगा तो यह आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे अगला आपका देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे चंद्रमुख, तो चंद्रमा के समान मुख या चंद्र के समान मुख, तो यह आपका कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसा है आपका कमल नयन, कमल के समान नेत्र, ये इतना अगर आप करेंगे विग्रह तो यह आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। अगर आप यहाँ पे अर्थात कोई भी किसी भी देवता का नाम या फिर जो उसका कमल नयन के समान, मतलब उसका यानी कि कमल के समान जिसका नयन होता है, या उनका अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तब वह आपका बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। ठीक है, ये होता है। इसके बाद आपका हो जाता है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि इसमें पहला पद संख्यावाची होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है। यह समास समूहवाची भी होता है। जैसे कैसे शताब्दी, शताब्दी क्या होता है, कई 100 वर्षों का समूह को क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। त्रिवेणी क्या कहते हैं, 3 जो है बेड़ियों का समूह को कहते हैं। चौराहा किसे कहते हैं, 4 राहों का समूह को कहते हैं। यानी कि इसमें पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा तथा यह समूह को यानी कि समूहवाची होगा या समूह को दर्शाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा है कि आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका देखिए बहुब्रीहि समास है। यहाँ पे जो है अन्य पद जो है, तीसरा पद जो है प्रधान होता है। जैसे आपका चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला अर्थात विष्णु जी, यहाँ पे देखिए हम लिख दिए विष्णु जी। नीलकंठ, नीला कंठ जिसका अर्थात शंकर जी, हमने यहाँ पे देखिए तीसरा पद यहाँ पे हमने लिखा ना प्रधान है। इसके बाद पंकज, कीचड़ में उगने वाला अर्थात आप यहाँ पे लिख सकते हैं कमल। ठीक, कमल। इसके बाद लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। यानी कि अगर अर्थात करके उनका जो है उदाहरण अगर आप लिख देंगे, पूरा उनका नाम सहित लिख देंगे, तब वो आपका बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। जहाँ पर दूसरे पद प्रधान हो तथा कारक चिन्ह का लोप हो जाता हो, वह आपका तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे हवन सामग्री,
तो हवन के लिए सामग्री। अब यह जो है यह क्या, यह है आपका समास, सॉरी यह आपका जो है कारक चिन्ह है के लिए। अब जैसे आपका राजपुत्र तो हो जाएगा राजा का पुत्र। अब यहाँ पे ये का क्या है, का आपका कारक चिन्ह है, ठीक। यानी कि सब में आपको कारक चिन्ह मिलेगा, जिसमें कारक चिन्ह मिलेगा वह आपका तत्पुरुष समास कहलाएगा। हालांकि तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कर्ता तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, कर तत्पुरुष समास, इस प्रकार आपका सारे तत्पुरुष समास होते हैं। लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना है, ठीक। हमें केवल बस इतना ही जानना है जिसके बीच में जो है कारक चिन्ह छिपे होते हैं वे आपका तत्पुरुष समास कहलाते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, काल, इन सबको देखना है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे संज्ञा, अब देखिए संज्ञा तो सबको ही पता है, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे संसार में कोई भी वस्तु है अगर उनका नाम है तो वह आपका संज्ञा कहलाएगा। जैसे यह आपका 5 प्रकार का होगा। पहला आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा आपका भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। इन सभी को एक एक करके देखेंगे आगे, ठीक। तो पहला आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, सोहन, किसी भी देश का नाम है तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे भारत, अमेरिका, जापान, रूस, कनाडा। अगर किसी जो है जानवरों के नाम है, जैसे कुत्ता में हालांकि कुत्ता नहीं कहेंगे, लेकिन अगर उसका नाम है कोई कुत्ते का, जैसे टॉमी हुआ, कोई रख देता है, कोई कुछ रख देता है, तो वह टॉमी अगर आ गया तो वह आपका जो है आ जाएगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक। वरना वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रहेगा, ठीक। जैसे नदियों के नाम अगर ब्रह्मपुत्र कहा, गंगा कहा, यमुना कहा, तब वह आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगर नदी कह दिया गया तब वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक। आशा है कि आपको रिवीजन समझ में आ रहा होगा, ठीक। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा में जहाँ पर किसी भी जाति, समुदाय, वर्ग, समूह आदि के नाम से जातिवाचक संज्ञा जानते हैं। जैसे किसी भी वस्तुओं का नाम हो गया, चाहे किताब हो गया, चाहे वह ग्रंथ हो गया कोई। प्राकृत के तत्वों के नाम जैसे वर्षा हुआ, भूकंप हुआ, ज्वालामुखी हुआ, ये सब क्या, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। आपका नदी हुआ, पठार हुआ, पर्वत हुआ, ये सब क्या है, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद आपका हो जाएगा व्यवसाय या पदों के नाम। जैसे देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है पशु पक्षी के नाम, कुत्ता, बकरी, कोयल, सॉरी यहाँ पे देखिए, हाँ कोयल भी आपका हो जाएगा, कुत्ता भी हो जाएगा, बकरी भी हो जाएगा। इसके बाद पदों के नाम जैसे पुलिस हो गया, शिक्षक हो गया, लेखपाल हो गया, तो ये सब क्या है, सब पदों के जो नाम होता है वह आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक। इसके बाद आपका आ जाता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति के गुण, दोष अथवा स्वभाव आदि का बोध होता है तो आपका भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे बुढ़ापा, सुंदरता, मिठास, प्रेम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, मानवता, दया, सादगी या वीरता, ये सब अगर आते हैं यह आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आपका हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपका अगला आपका आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है, ऐसे नाम जिससे किसी भी समुदाय या समूह का बोध होता है वह आपका समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे आपका भीड़, समिति, कक्षा, बाजार, झुंड, ये सब समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। और लास्ट है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसे नाम जिसके किसी पदार्थ या धातु का बोध होता है वह आपका द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे आपका दूध, तेल, लकड़ी, सोना, चांदी, लोहा, चांदी, हीरा, मोती, जितना भी ये सब है धातुएं, ये सभी आपका जो है ईंट, पत्थर, ये सब क्या है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपका आ जाएगा, ठीक। अब आपका आ जाएगा सर्वनाम। सर्वनाम आपके क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह है, तुम, यह, मैं, ये सब क्या है, सब सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद हैं। जैसे
पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अगर पूछ लेगा सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो आपको केवल यही बस लिखना है सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो पहली लाइन में आप लिखेंगे प्रश्न पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर दूसरी लाइन में लिखेंगे निजवाचक सर्वनाम, फिर तीसरी लाइन में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर चौथी लाइन में निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार लिखेंगे तो 5-6 लाइन आपका हो जाएगा और आपका 2 लाइन यानी कि 2 नंबर आपका बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका हो जाएगा क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाता है वह आपका क्रिया कहलाता है। जैसे नाचना, गाना, खाना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया तो ही तो है। अब क्रिया के 2 भेद हैं, एक है आपका कर्म के आधार पे, एक है आपका रचना के आधार पे। तो रचना के आधार पे ज़्यादा पूछता है, कर्म के आधार पे तो सबको पता है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक, एक आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा, एक आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक, चलिए हम देखते हैं रचना के आधार पर। देखिए रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक आपकी मूल क्रिया हो जाएगी, एक आपकी संयुक्त क्रिया होगी, एक आपकी पदार्थक क्रिया हो जाएगी, एक आपका नाम धातु क्रिया हो जाएगी, एक आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। बस केवल इसका नाम ही पूछता है। ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इसके बाद आपका विशेषण है। कहेगा विशेषण से आप क्या समझते हैं या विशेषण की परिभाषा सही समझाइए। तो आप लिखेंगे जो भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वह आपका विशेषण कहलाता है। जैसे गोरा, पीला, खराब, हल्का, मजबूत आदि, ये सब क्या है? ये सब विशेषण है। अब विशेषण के कुछ भेद हैं। जैसे पहला आपका है गुणबोधक विशेषण। तो गुणबोधक में कौन सा हो जाएगा? गुण, किसी का मोटाई यानी कि दुबला, अच्छा, ऊंचा, नीचा, ये सब उनके गुणबोधक के अंतर्गत आता है। और आप संख्या बोधक के अंतर्गत जाएंगे तो अंकों की संख्या का हो जाएगा विशेषता। जैसे 1500 इस प्रकार हो जाएगा। और परिमाण बोधक के अंतर्गत अगर आप जाएंगे तो 5 किलोग्राम हो जाएगा। जैसे किसी माप तौल से संबंधित आपका हो जाएगा। और सर्वनाम की विशेषता से जाएंगे आप तो यह है, वह है, तुम, यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम उदाहरण सही समझा देंगे आपको। जैसे देखिए यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है, जिस देखिए यहाँ पे देखिए क्रिया विशेषण है ना, मोहन सुंदर लिखता है। तो अब देखिए लिखता है तो लिखना क्या? लिखना है क्रिया। क्रिया की ये विशेषता बता रहा कि मतलब सुंदर लिखता है, तो ये सुंदर क्या हो जाएगा? सुंदर आपका क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। ठीक, जैसे राधिका अच्छी गाती है, तो गाने का काम कौन कर रहा है? राधिका। और कैसा काम है? अच्छा काम है। तो अच्छा क्या है? क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्रिया विशेषण को आप पहचान सकते हैं। ठीक, वचन आपका पूछता नहीं है। आप सभी लोग जानते भी हैं कि वचन आपका 2 होता है, एक होता है एक वचन, एक होता है आपका बहुवचन। और संस्कृत में आपका 3 होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक, तो इसलिए हम वचन को नहीं पढ़ा रहे हैं। आप अगर आपको पढ़ना होगा तो आप जो रिवाइज कर लीजिएगा, हम PDF भेज देंगे। ठीक, और आपको लिंग तो पता ही है, लिंग आपके 2 होते हैं, एक आपके पुल्लिंग लिंग, एक आपके स्त्रीलिंग। ठीक, संस्कृत में केवल 3 होते हैं। ठीक, हिंदी में केवल 2 ही होते हैं। ठीक, जिससे हमें किसी भी स्त्री जाति का बोध होता है तो वहाँ पे आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। जिस शब्द से हमें किसी पुरुष जाति का बोध होता है वह आपका पुल्लिंग लिंग हो जाएगा। बस इतना ही क्यों लिखना है आप लोगों को। ठीक, जैसे देखिए आप कुछ वस्तुओं के नाम लिख दिए, कुछ यहाँ पे पुल्लिंग है, कुछ यहाँ पे स्त्री है। तो इसको क्या करिएगा, आप एक बार रिवाइज करिएगा। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आपका आ जाएगा काल। काल देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, काल का मतलब होता है समय। तो यह आपका 3 प्रकार का होता है, एक आपका वर्तमान काल, एक आपका भूतकाल, एक आपका वर्तमान काल, एक आपका भविष्य काल। ठीक है, या आप इसका क्रम आप चाहे जैसे कर सकते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे पहला आपका पूछा जाएगा वर्तमान काल से आप क्या समझते हैं। तो वर्तमान काल से आप क्या समझते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे किसी भी वर्तमान समय में हो रही घटना स्थिति का पता चलता है, वर्तमान काल कहलाता है। जैसे राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाने का कार्य क्या है? अभी वो चल रहा है, तो वह क्या है? वर्तमान काल में आ जाएगा। अब भूतकाल का क्या होगा? क्रिया का वह रूप जिससे किसी भी बीती हुई बात या घटना का स्थिति का पता चलता है, वह आपका भूतकाल कहलाता है। जैसे वर्षा हुई थी, मतलब अब नहीं वर्षा हो रही है, पहले हुई थी। ठीक, इसके बाद आप जो है अगला
भविष्यकाल देखेंगे। तो भविष्यकाल क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिससे किसी भविष्य में होने वाली घटना होती है उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे आपका राम कल मैच खेलेगा, यह आपका क्या, यह आपका भविष्य में घटना होगी, यह आपका भविष्यकाल कहलाएगा। ठीक, इसके बाद आपका वाचन, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है वाचन। तो वाचन आप सभी लोग जानते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करना ही वाचन कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपके देखते हैं वाचन के प्रकार। वाचन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका शाश्वत वाचन हो जाएगा, एक आपका मौन वाचन हो जाएगा। तो शाश्वत वाचन पूछेगा तो क्या लिखेंगे? जब कोई बच्चा किताब को बोल बोल कर पढ़ता है तो यह वाचन शाश्वत वाचन कहलाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक आदर्श वाचन जो कि शिक्षक के द्वारा किया जाता है, एक अनुकरण वाचन जो कि छात्रों के द्वारा दोहराया जाता है। आदर्श वाचक में शिक्षक के द्वारा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो शिक्षक जो भी वाचन करेंगे वो सही करेंगे, इसलिए उनको आदर्श वाचन के अंतर्गत रखा गया है। अनुकरण वाचन का इसलिए कहा गया कि छात्र चाहे गलत हो चाहे सही हो, केवल नकल करके बस केवल दोहराते या अनुकरण करके, तो उनको जो है अनुकरण वाचन के अंतर्गत रखा गया है। शाश्वत वाचन के जो है अपने अलग लाभ हैं और मौन वाचन के अपने अलग अलग लाभ हैं। शाश्वत वाचन करने से जो होता है बच्चों के अंदर जो झिझक होती है वो ख़त्म होती है, तथा जो अशुद्ध उच्चारण करते हैं था, जब वो अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो अध्यापक जो होंगे उसे देखकर जो है उन्हें शुद्ध उच्चारण करने को बोलेंगे और शुद्ध उच्चारण उसका जो है बताएंगे कैसे इसका होगा। ठीक, चलिए इसके बाद आपका अगला है मौन वाचन। जब कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ को अपने मन में पढ़ता है तो उसे मौन वाचन कहलाता है। जैसे यह आपका दो प्रकार का भी होता है, एक आता है आपका द्वित वाचन, एक आता है गंभीर मौन वाचन। ठीक है, अब देखिए मौन वाचन में क्या होता है, मौन वाचन करने से व्यक्ति के अंदर मौन वाचन करने की आदत पड़ जाती है तथा इससे जो होता है शोर शराबा नहीं होता है। ठीक है, और वह आराम से आसानी से अपने आप को पढ़ लेता है। ठीक, किसी भी व्यक्ति को और अन्यथा डिस्टर्बिंग भी नहीं होती है। यह होता है मौन वाचन के लाभ होते हैं। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे वाक्य को लिखना। तो पहला आपका हो जाएगा वाक्य। देखिए वाक्य का निर्माण कैसे होता है, तो सार्थक ध्वनियों का समूह जिससे व्यक्ति अपनी भावनाएं या विचार को व्यक्त करता है उसे ही वाक्य कहते हैं। ध्वनियों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, या वर्णों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। ध्वनि नहीं, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा वर्ण आप अगर लिखेंगे तो वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। आपका एक हो जाएगा वाक्य तीन प्रकार का होता है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है इन तीनों, तो हम तीनों को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सरल वाक्य क्या है। जिन वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है वह आपका सरल वाक्य कहलाता है। जैसे मोहन खाना खाता है, एक कर्ता हो गया एक क्रिया हो गया। ठीक, मिश्र वाक्य में क्या होता है, ऐसा वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे सूरज निकला इसीलिए अंधेरा भागा, सूरज निकला एक वाक्य हो जाएगा, अंधेरा भागा एक अलग उपवाक्य हो जाएगा। तब दोनों जुड़ेगा तभी आपका जो है एक मिश्रित वाक्य बन जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका एक है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं मीटिंग में हूँ, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा। इसमें क्या है, दो वाक्य जुड़ा या दो वाक्य जुड़ा, तो इसमें क्या हो गया, ये संयुक्त अक्षर बना। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि वाक्य रचना में कैसे प्रभावशीलता लाई जाए। सबसे पहली बात तो वाक्य में अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि वाक्य में निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो वाक्य को जरूरी है जिस शब्द का प्रयोग वही करना चाहिए। वाक्य में नीरसता नहीं होनी चाहिए तथा वाक्य में अप्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके बाद आखिरी पॉइंट है, वाक्य में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। जो जरूरी चीज़ है वही लिखना चाहिए वाक्य में। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा एक पत्र हो जाता है। पत्र आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है औपचारिक पत्र, एक आपका अनौपचारिक पत्र होता है। ठीक, उसमें केवल यही पूछेगा पत्र लिखते समय ध्यान देने वाली योग्य बातें कौन कौन सी हैं। यह आपका हो जाएगा
कौन कौन सी बातें हम ध्यान देंगे। पहली बात ध्यान देंगे कि पत्र की भाषा सरल या स्पष्ट हो। दूसरी बात है पत्र में लिखी हुई बात व्यवस्थित और संक्षिप्त हो। तथा तीसरी बात है कि संक्षिप्त या पठनीय हो, अनावश्यक जो है फालतू की बातें ना लिखा हो, कहने का मतलब ये है। इसके बाद चौथा पॉइंट है कि पत्र भेजने वाले का नाम, पता आदि भी होना चाहिए। ये सब चीज़ें लिखा होना चाहिए। इसके बाद आप एक अगला और पॉइंट बना सकते हैं, पत्र में लिखते समय शब्दों को साफ और सुथरा लिखें जिससे वो आसानी से पठनीय हो। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। पत्र के दो प्रकार हैं, एक आपके औपचारिक, एक आपके अनौपचारिक पत्र। इसको देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। औपचारिक पत्र ऐसे पत्र जो व्यक्तिगत या निजी पत्र के लिए हो, वह आपके औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसमें सरकारी विभाग को पत्र लिखा जाता है, इसमें व्यावसायिक पत्र को लिखा जाता है। जैसे आपका संपादक के लिए पत्र आपका हो गया, जैसे आपका किसी भी, अभी हम एग्जाम्पल करके बता दे रहे हैं। औपचारिक पत्र केवल जो है जैसे आपके गृह मंत्री हो गए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो गए, इन सब चीज़ के लिए लिखा रहता है। चाहे वो मुख्यमंत्री हो गए, चाहे योगी बाबा हो गए, चाहे वो गृह मंत्री हो गए, अगर आप ऐसे लोगों के लिए अगर आप लिख रहे हैं तो यह आपका औपचारिक पत्र के अंतर्गत आ जाए, क्योंकि इनसे आपका निजी कोई मामला नहीं है, निजी के लिए नहीं होता है, ठीक है। निजी के लिए हम किस में प्रयोग करते हैं, ये आपका अनौपचारिक पत्र में कहते हैं। जैसे ऐसे पत्र जो व्यक्तिगत या निजी जीवन के लिए लिखा गया पत्र हो, वह आपका अनौपचारिक पत्र कहलाता है। जैसे परिवार के लिए लिख रहे हैं, किसी मित्र के लिए लिख रहे हैं, किसी जो है अपने रिश्तेदार के लिए लिख रहे हैं, यह आपका क्या होगा, यह आपका हो गया अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आपका आ जाएगा, ठीक है। पत्र लेखन के अंग हैं, कौन कौन से अंग हैं। जैसे पहला अंग है आपका दिनांक, स्थान, पता, ये सब लिखा होना चाहिए। इसके बाद संबोधन लिखा होना चाहिए। फिर इसके बाद विषय वस्तु जो है वो भी लिखा होना चाहिए, तथा समाप्ति जो होते हैं वो लिखा होना चाहिए। अब देख लीजिए कैसे कैसे लिखा होता है। थोड़ा सा एक पत्र देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक पत्र है, पहले लिखेंगे हम सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, कॉलेज का नाम लिख देंगे, विषय लिख देंगे कौन सा विषय है, प्रैक्टिकल के लिए शुल्क कम कराने हेतु या जो भी है कुछ भी, या मान्यवर। तो हमने देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि मान्यवर से सभी निवेदन है कि आपसे हमारा प्रैक्टिकल हेतु पैसा कम किया जाए। क्या है, प्रैक्टिकल हेतु पैसा कम किया जाए, अतः आपसे निवेदन है कि प्रैक्टिकल फीस में कुछ छूट दे दिया जाए, हम भी प्रैक्टिकल सुगमतापूर्वक, हमारा भी प्रैक्टिकल सुगमतापूर्वक हो सके। आपका बहुत बहुत आभार। फिर इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पे नीचे इसके आपका आज्ञाकारी प्रशिक्षु अमित तिवारी नाम। फिर इसके बाद जो है DLED सेकंड सेमेस्टर यहाँ पे लिख देंगे, और दिनांक लिखेंगे 4/10/2024 या 2025, जो भी आपका डेट रहेगा उस दिन वो आप डाल देंगे, ठीक। ये आपका हो गया। इसके बाद आप आ जाएंगे औपचारिक पत्र पे, सॉरी अनौपचारिक पत्र पे। अनौपचारिक पत्र कैसे लिखेंगे, जैसे प्रेषक का नाम, जैसे जो भेजने वाला होता है, जैसे कहाँ पे भेजा जाएगा, जैसे ककरा है किशनपुर भेजा जाएगा। तो दिनांक क्या हो जाएगा 5 नवंबर 2024। संबोधन क्या हमारा, मित्र का, कौन से मित्र हैं, प्रिय मित्र ज्ञान प्रकाश, तो हम मित्र का अपना नाम लिख देंगे। अभिवादन क्या करेंगे, साफ प्रेम नमस्ते कर देंगे, या जैसे जो आपके रिश्तेदार लगते हैं, अगर आप मित्र हैं तो आप प्रणाम या कुछ और भी, मतलब इस प्रकार रिलेशंस के हिसाब से अगर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली आप बात करेंगे कि आपको बताते हुए आपकी प्रसन्नता हो रही है कि आप अपने विषय के बारे में कुछ भी आप लिख देंगे कि जो है कि घर पे शादी है, आपको इस दिन आना जो है ज़रूरी है, ठीक है। या आप कोई भी चीज़ आप कह कर बुला सकते हैं, या जो भी आपको लिखना हो वह आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप इधर तीसरा अनुच्छेद लिखेंगे लास्ट में। इसके बाद फिर आप प्रेषक का नाम लिख देंगे, जैसे प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध क्या है, जैसे मित्रवत संबंध, तो मित्र का संबंध लिख देंगे। और प्रेषक के नाम में हम जैसे हम अपना नाम अभिषेक कुमार लिख दिए, ठीक है। ये आपका हो गया अनौपचारिक पत्र, ठीक। उम्मीद है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ गया है निबंध। अब देखिए आपका 5-6 आपका निबंध है। कहा जाएगा कि परिचित विषय वस्तु पर आप मौखिक रूप से एक निबंध लिखिए। तो आप इन 4 पेज में से या 5-6 जो टॉपिक यहाँ पे जो दिया गया, जैसे गणतंत्र दिवस पर, पुस्तकालय पे, खेल प्रतियोगिता पर,
मेरे प्रिय शिक्षक पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, कोरोना महामारी, भारत में प्रौद्योगिकी का विकास, इन सब पर किसी में से आपका बोलेगा, किसी एक पर आप निबंध लिखिए। तो जब निबंध लिखने के लिए अगर आप बोलेगा तो आप किसी पर लिखिएगा जो बोला रहेगा, उनके बारे में आप चाहे जो केवल 8-10 लाइन केवल आप लिख दीजिएगा, बस उतने में आपका हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है कि 2 पेज 3 पेज लिखना, ऐसा कुछ नहीं, केवल आपको 6 से 7 लाइन लिखना है, 7 लाइन 8 लाइन लिख दीजिएगा बस, ठीक, बस उतने से आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो और लोगों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा आपको। किस चैनल पर? टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए। आपका एग्ज़ाम जो है 3 तारीख से है, तो एकदम लगे रहिए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही मस्त जाएगा। ठीक है, चलिए।